वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में जियोग्राफी में हमको क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस में शामिल है, एक बार सिलेबस डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि आपके लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मैं यही विश्वास के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम आपको जो है इन सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको पूर्णतया देने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ने के आपके कई सारे फ़ायदे हैं, तो आप प्लीज़ शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ें और अपने फ़ायदे को एक प्रकार से देखें, जानें कि भाई आपको क्या मिल रहा है। आप 4 सेमेस्टर हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग हूबहू परसेंटेज मात्रा में अगर आप देखें तो 90 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं हमारा द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव की आप बात कर लो या लिखित की बात कर लो, ऑब्जेक्टिव में मान सकते हैं कि भाई 60-70% आ गया, 50% आ गया, उतना ही बहुत हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन लिखित वाले में आप देखते हैं कि हूबहू ऐसे पेपर ही बना देते हैं यूनिवर्सिटी वाले जैसे हम मॉडल पेपर बनाते हैं। तो आप लोगों को विश्वास हो चुका होगा, कहीं पर भटकने की आवश्यकता आपको है नहीं। एक जगह पर स्थान आप दे दीजिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, तो आपको मान लीजिएगा कि आपका बेड़ा पार करवाने का जो जिम्मेदारी है वो शुक्ला स्टडी पॉइंट के पास है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी के 5th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब बात करते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट की और बात करते हैं 5th सेमेस्टर की या बीए थर्ड ईयर की, तो बीए थर्ड ईयर का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आता है कि भाई एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ज़रूर बिल्कुल होंगे। तो जब आप 5th सेमेस्टर में होते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नियम है कि एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब जियोग्राफी में भी आपको 2 पेपर देने हैं। एक पेपर तो आपका है रीजनल जियोग्राफी, ठीक है, एक पेपर क्या है रीजनल जियोग्राफी, और जो दूसरा पेपर है वो है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की जो मूल बातें होती हैं वो, ठीक है। मतलब जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसके बारे में। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर से किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इस प्रकार की जो अवधारणात्मक चीज़ें होंगी वो हम पेपर 2 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। लगे हाथ में पेपर 2 के बारे में आपको दिखा दूं कि पेपर 2 में हमको क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस भी मैं जल्द ही दे दूंगा। बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर कोई वस्तु है उसके बारे में हम लोग एक बटन के माध्यम से, या जैसे रिमोट वाला आप देखते टीवी चलाना हुआ, कार का रिमोट होता है, तो इसी प्रकार से रिमोट सिस्टम होता है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में जानेंगे वो काम कैसे करता है, ठीक है। इसके अलावा जीआईएस, जीआईएस का मतलब क्या होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी मूलभूत बातों को, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी रिमोट सेंसिंग का बेसिक और जीआईएस का बेसिक, हम ये नॉलेज जानेंगे। इसकी मूलभूत बातें जो होंगी उसके बारे में आपको पेपर 2 के अंतर्गत चर्चा करना है। तो इस प्रकार से पेपर 1 और पेपर 2 में आपको पढ़ना है। तो आइए हम पहले पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 की वीडियोस को पेपर 1 की प्लेलिस्ट बना करके हम रख देंगे। पेपर 2 की जो भी इतनी वीडियो में बनाऊंगा पेपर 2 की प्लेलिस्ट में मैं रख दूंगा। तो हर एक सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 2 प्लेलिस्ट में बनाऊंगा और उसी प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपकी साइज से मैं लगाता हुआ चलूँगा, तो आप लोग आसानी से वीडियोज़ को ढूंढ पाएंगे और देख पाएंगे। अब चलिए हम चर्चा करते हैं जियोग्राफी सेमेस्टर 5th थर्ड ईयर कोर्स 1 यानी कि थियरी वाला पेपर 1, ठीक है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट भी इसमें आपको बनाना होता है, तो वो अलग होता है, वो आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि इसमें भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा क्या आपको पढ़ना है। लेकिन आपको यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे रीजनल जियोग्राफी के बारे में आपको बताएंगे। रीजनल जियोग्राफी मतलब होता है क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल के बारे में आपको क्यों जानना होता है, इसके लिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट इसके लिए 4 दिया जाता है आपको, 75 नंबर का पूर्णांक होता है। 25 और 75 का ये 25 नंबर का आपका घर पे परीक्षा होती है आपके मतलब कॉलेज में। 75 नंबर का आपके जहाँ पर सेंटर आता है वहाँ पर परीक्षा होगी। 40 नंबर अगर आप पाओगे 100 में से तो आपको पास किया जाएगा, अन्यथा फेल कर दिया जाएगा इसमें, चूँकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं उसमें 33% पर ही पासिंग मार्क्स कर दिया जाता है, लेकिन 40% अधिकतर विश्वविद्यालय रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ लेक्चर्स दिया गया है। एक प्रकार से नई शिक्षा नीति के अनुसार यह भी बताया गया कि भाई कितने लेक्चर कितनी इकाई से, तो 8 लेक्चर इस प्रत्येक इकाई से आप अगर दे देंगे तो ये लगभग सिलेबस समाप्त हो जाएगा। किसी से 8 लेक्चर, किसी से 6, किसी से 7,
लेकिन अब इसको मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और इसीलिए हम नंबर ऑफ़ लेक्चर्स को यहाँ पर थोड़ा सा छुपा देते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे और आप समझ सकें कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है। इकाई 1 के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना भैया, इतने टॉपिक्स यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका डेफिनेशंस ऑफ रीजन। रीजन मतलब क्या होता है, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, स्थान। रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। तो क्षेत्र की परिभाषा जानेंगे कि क्षेत्र किसे कहते हैं। चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, क्षेत्रीय भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया, क्षेत्रीय भूगोल। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप जानो तो कि भाई क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्वानों ने क्षेत्र के बारे में क्या क्या बताया है, तो इसको तो जानना पड़ेगा ना। तो क्षेत्र की परिभाषा हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद में एवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। एवोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव्स, एवोल्यूशन का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर तात्पर्य लिया जाएगा विकास से, ठीक है, विकास, डेवलपमेंट से। एवोल्यूशन खास करके जब किसी योजना का विकास होता है, एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि मात्रात्मक विकास को एक प्रकार से आप डेवलपमेंट बोल सकते हैं, लेकिन जब एक प्रकार से बात होती है किसी की क्वालिटी में इंक्रीज होने की, तो वहाँ पर आप एक प्रकार से एवोल्यूशन बोलते हैं। इसीलिए कभी कभी एवोल्यूशन को मूल्यांकन भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब जो है मूल्यांकन से नहीं है, यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब है विकास से, ठीक है। तो विकास, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या उद्देश्य है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य। यानी कि विकास एंड मतलब और, विकास और उद्देश्य आप मतलब काकी के किसका, रीजनल प्लानिंग। रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, प्लानिंग मतलब होता है नियोजन या फिर योजना। अच्छा, प्लानिंग को योजना नहीं कह सकते, प्लानिंग को आप नियोजन बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्षेत्रीय नियोजन के विकास या क्षेत्रीय नियोजन का विकास जो हुआ है उसके बारे में जानना है, और क्षेत्रीय नियोजन का क्या उद्देश्य है, क्षेत्रीय नियोजन क्यों ज़रूरी है, एक ज्योग्राफी की दृष्टि से भी और एक मनुष्य की दृष्टि से भी। तो इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, मतलब क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, और विकास इसका जो हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। रीजनल प्लानिंग का मतलब कि जो स्थानीय नियोजन है या आप रीजनल या क्षेत्रीय नियोजन है या स्थानीय नियोजन है, स्थानीय योजना है, या एक प्रकार से जो भी आप इसको बोल पाएँ, हालांकि इसको बोल सकते हैं क्षेत्रीय नियोजन या स्थानीय नियोजन भी बोल देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। तो उसका विकास और उसके उद्देश्य, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है इकाई 1 में, इकाई 1 में आगे आपको लिखा हुआ है प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, इन माने में प्राचीन भारत में क्या, प्लानिंग प्रैक्टिसेस मतलब नियोजन प्रथाएं जो प्राचीन भारत में रहीं, या आयोजन की ये जो योजना की जो प्रथाएं रही हैं प्राचीन भारत में, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय प्लानिंग क्या रही है एंशिएंट भारत में, उसके बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत में जो रीजनल प्लानिंग रही है एक प्रकार से उसके बारे में जानेंगे। प्लानिंग प्रैक्टिसेस क्या थी तो उनके बारे में, यानी जो प्रथाएं थी खास करके नियोजन की, उन नियोजन की प्रथाओं के बारे में जानेंगे कि खास करके प्राचीन भारत में किस तरीके से क्षेत्र या क्षेत्रीय व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। तो इतना हमको पढ़ना इकाई 1 के अंतर्गत। इकाई 2 आपको बता दूं कि 5th सेमेस्टर में ज्योग्राफी एकदम से अपने अव्वल लेवल पर है। ऐसा ज्योग्राफी आपने पढ़ा नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा हार्ड इसलिए लगेगा आपको ज्योग्राफी में, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने क्षेत्रीय ज्योग्राफी के बारे में, या जो रिमोट वाला मैंने आपको बताया था कि रिमोट सेंसिंग और GIS के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपको नया कुछ पढ़ने को मिलेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लगेगा, लेकिन मैं प्रयास ऐसा करूँगा कि आपको बहुत कम शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूँ, देहाती भाषा में, गंवई भाषा में, ठीक है, गंवारू भाषा में आपको बताने का प्रयास करूँ, ताकि आपके सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि जब कोई, अच्छा हम शुद्ध हिंदी में बता दें, बहुत अंग्रेजी बुक के चले जाएं आपके समक्ष, बहुत जानकारी, बहुत ज़्यादा ज्ञान बता करके चले जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। ज्ञान उतना ही बताना चाहिए जितना उपयोगी हो और जितना आवश्यक हो। ज़्यादा ज्ञानी बनने से क्या होता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक कहावत भी गाँव वगैरह में चलती है,
एक कौवा की कहानी चलती है कि चतुर कौवा, तो उसके आगे मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो एक प्रकार से ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा बहुत टैलेंटेड और बहुत टाई वाई लगा करके बहुत ज़्यादा एकदम से स्मार्ट बन करके और बहुत दुनिया भर का टीम टाम कर करके उसके बाद में फिर बाल वाल ऐसे लहरा करके और झुला करके ऐसे पढ़ाएं, तो वो भी एक पढ़ाने की शैली है। बहुत सारी मैडम हैं आजकल यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर हैं कूद कूद कर पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं गा करके पढ़ाते हैं। बहुत सारे मैडम हैं जो एक प्रकार से कपड़ा ऐसा पहनती हैं कि देखने में भद्दा लगता है। एक टीचर अभी उसके खिलाफ केस किसी ने किया था, हमने देखा न्यूज़ में, हमने पढ़ा। हमने कहा बताओ टीचर के नाम पर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं कि व्यू के चक्कर में यूट्यूब ने टीचर को एकदम से लगभग बना भी दिया है और बिगाड़ भी दिया है। बहुत सारे शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हो गए कि भाई बस कॉमेडी करनी है हमको बस। अच्छा कॉमेडी के लिए अब कोई लोग वस्त्र ही नहीं पहन रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है दृश्य कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन करके पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे लोग जो है अपने इशारों के माध्यम से बहुत सारी मैडमें हैं ऐसी पढ़ाती हैं, हमने देखा है। जो है जब मैं कभी कभी खाली समय पाता हूँ तब यूट्यूब पर रील्स वगैरह कभी कभी देखता हूँ, या कभी कभी बच्चे, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे जो भेजते हैं कि सर जी ये देखिए ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे टीम के लोग 2-3 लोग जो हैं वो भी बताते हैं कि सर जी ऐसे ऐसे लोग पढ़ाते हैं और कॉमेडी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि भाई हम लोग भी कॉमेडी करें, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि भाई कॉमेडी अगर हम करेंगे तो उतना जो है हम कॉमेडी करने के लोग तो जानते नहीं, हम लोग पढ़ाने जानते हैं बस, तो पढ़ाते ही हैं भाई। उसमें कॉमेडी करना तो आप बाद में कॉमेडी भी देख सकते हैं, लेकिन अब पढ़ाई जो है आप टीवी पर थोड़ी ना देख पाएंगे, कॉमेडी तो आप जब चाहेंगे तब देख लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इन्जॉय बीच बीच में अगर हो जाता है तो वो कॉमेडी नहीं होता, लेकिन ज़्यादा बस केवल कॉमेडी 90% कर दो, 10% ज्ञान रख दो उसमें, तो बेकार है। अच्छा केवल और केवल ज्ञान ही बता दो 100%, तो भी बेकार है। 10-12% या 20% कॉमेडी या हंसी मजाक उसमें बीच में चल गया थोड़ा सा ऑनलाइन में, ताकि बच्चे बोर ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपको चीज़ें हैं ये। तो इस प्रकार से आपका इकाई 1 के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है, कॉमेडी वगैरह नहीं पढ़नी है, टीचर के बारे में नहीं पढ़ना है हमको। डेफिनेशंस ऑफ रीजन, एवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी कि क्षेत्र की परिभाषा, विकास और उद्देश्य हमको जानना है स्थानीय नियोजन के। इसके अलावा प्राचीन भारत में जो नियोजन या योजना की जो प्रथाएँ रही हैं उनके बारे में जानना है, ठीक है। इकाई 2 के अंतर्गत हमको पढ़ना टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। टाइप्स मतलब होता है प्रकार, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग के यानी क्षेत्रीय नियोजन के प्रकार के बारे में जानना, कितने प्रकार के क्षेत्रीय नियोजन होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। स्थानीय नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि रीजनल प्लानिंग में खास करके जो क्षेत्रीय नियोजन है उसमें औपचारिक प्रकार के बारे में आपको विधिवत तरीके से पढ़ना है, और कार्यात्मक यानी फंक्शनल जो आधार या औपचारिक प्रकार जो है रीजनल प्लानिंग का, फॉर्मल रीजनल प्लानिंग एंड फंक्शनल रीजनल प्लानिंग, इन दोनों के बारे में हमको विस्तार से जानना है। और भी जो चीज़ें हैं और विद्वानों ने जो बताया उसके बारे में जानेंगे। एंड प्लानिंग रीजन्स मतलब होता है जो नियोजन के क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नियोजन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। फॉर्मल रीजनल प्लानिंग एंड फंक्शनल रीजनल प्लानिंग, यानी कि औपचारिक क्षेत्रीय नियोजन और कार्यात्मक क्षेत्रीय नियोजन, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। फॉर्मल माने होता है औपचारिक, फंक्शनल माने होता है आपका कार्यात्मक, फंक्शन माने होता है कार्य, और जहाँ पर ये जो है एक प्रकार से लग जाए, ठीक है, TI मतलब कि एक प्रकार से AL जो लग जाता है यहाँ पर, तो AL जो लग जाता है एक प्रकार से वो जैसे हिंदी में मक लग जाता है लास्ट में, वैसे होता है कार्यात्मक, ठीक है, इसी प्रकार से। तो फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक, और रीजनल प्लानिंग और फॉर्मल रीजनल प्लानिंग यानी कि औपचारिक रीजनल प्लानिंग, तो दोनों के बारे में जानेंगे। और प्लानिंग रीजन्स के बारे में मतलब कि नियोजन क्षेत्र के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। स्थानीय क्षेत्र के बारे में, क्या स्थानीय क्षेत्र किसे कहते हैं, नियोजन क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके बारे में। अगली इकाई है यानी तीसरी इकाई, उसमें क्या पढ़ना है, उसमें डेलिमिटेशन ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रीय नियोजन का जो परिसीमन है। डेलिमिटेशन माने होता है परिसीमन, ठीक है। तो क्षेत्र और क्षेत्रीय नियोजन का जो एक प्रकार से सीमित किया जाता है, उनका एक प्रकार से जो कैटेगराइजेशन हो गया या उनका दायरा फिक्स करना हो गया,
इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय नियोजन का एक प्रकार से डेलिमिटेशन के बारे में जानेंगे, यानी क्षेत्र और क्षेत्रीय नियोजन का परिसीमन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 में। फिर इकाई 4 में हम लोग प्रवेश करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत हमको पढ़ना है थ्योरीज एंड मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग, यानी कि क्षेत्रीय नियोजन के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं और कुछ मॉडल हैं, तो उन मॉडल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी थ्योरीज माने सिद्धांत, मॉडल माने होता है मॉडल, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग के मतलब रीजनल प्लानिंग के लिए या क्षेत्रीय नियोजन के लिए सिद्धांत और मॉडल में खास करके ग्रोथ पोल मॉडल जो है, अच्छा ग्रोथ पॉल मॉडल जो है खास करके बड़ा फेमस है। ग्रोथ पॉल मॉडल खास करके क्षेत्रीय नियोजन का सिद्धांत और मॉडल भी है, बड़ा फेमस मॉडल है, खास करके पैरोक्स का है। पैरोक्स एक विद्वान है, उन्हीं का है। पैरोक्स का जो एक प्रकार से ग्रोथ पोल मॉडल है, यानी जिसको आप बोल सकते हो विकास ध्रुव मॉडल, ठीक है। तो विकास ध्रुव मॉडल जो है ये पैरोक्स महोदय का है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो है मायरडल महोदय ने भी विचार दिए हैं खास करके रीजनल प्लानिंग को लेकर के, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हिर्समैन ने भी दिया है, इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। रोस्टो महोदय ने भी एक प्रकार से क्षेत्रीय नियोजन के लिए सिद्धांत और मॉडल के बारे में बताया है, तो उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे रोस्टो के। इसके अलावा फ्रीडमैन भी विद्वान आदमी है, तो इनके बारे में भी जानेंगे, इन्होंने क्षेत्रीय नियोजन के लिए क्या सिद्धांत दिए हैं। तो इन कई सारे विद्वानों के सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो पैरोक्स, दूसरे मिर्डल, ठीक है, यानी मायरडल, और तीसरे हैं हिर्समैन, और चौथे हैं रोस्टो, और पांचवें हैं आपके फ्रीडमैन। तो इन 5 विद्वानों के बारे में हमको जानना है। इसके बाद में इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है भाई? इकाई 5 में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहते हैं सतत विकास। सतत विकास का क्या मतलब होता है? सतत माने होता है लगातार विकास, कंटिन्यू विकास, या एक प्रकार से ऐसा विकास जिससे उत्पादन के साधन जो है ख़त्म ना हो, भावी पीढ़ी के लिए बचे रह सके। मतलब इतना आधा कोयला खर्च कर लेना जिससे हमारा बाल बच्चे और हमारे बच्चों के बाल बच्चे वो भी कोयला पा सके। इतना पेट्रोल यूज करना जिससे हमारे बच्चे भी एक प्रकार से पेट्रोल यूज करने के लिए एक प्रकार से बचे रहें। तो एक प्रकार से यानी जो एक प्रकार संसाधन है उनका इस प्रकार से उपयोग करना, या एक प्रकार से पर्यावरण का इस प्रकार से उपयोग करना, या इस प्रकार से विकास करना ताकि जिससे पर्यावरण बचा रहे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो सके। तो ऐसा विकास होता है सतत विकास, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, यानी सतत विकास के बारे में। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे। विकास की अवधारणा यानी विकास के अर्थ और परिभाषा के बारे में, विकास की जो एक प्रकार से मूलभूत विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा फिर अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है अविकसितता के बारे में हम जानेंगे। अविकसितता, तो अविकसितता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होती है, और खास करके जब विकास नहीं हो पाता किसी क्षेत्र का, या जो है विकास रुक जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे, या विकास अस्थायी तरीके से होता है, तो अंडर डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे हम। अगला जो इकाई है आपकी छठी इकाई, उसमें आपको क्या पढ़ना है? इफ़िशियंसी के बारे में। इफ़िशियंसी का मतलब होता है दक्षता। अच्छा, इफ़िशियंसी इक्विटी डिबेट, ये दोनों यानी दक्षता और इक्विटी बहस जो है बड़ी फेमस है खास करके इसमें। तो दक्षता इक्विटी बहस के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे यानी डेफिनेशन। कंपोनेंट्स मतलब इसके घटकों के बारे में जानेंगे। दक्षता इक्विटी मतलब इक्विटी बहस के जो कंपोनेंट्स यानी जो पहलू हैं यानी कि घटक हैं, उन घटकों के बारे में जानेंगे। एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए जो स्थिरता है उसके बारे में जानेंगे कि विकास एक प्रकार से क्रम से कैसे, एक स्थिर मात्रा में विकास कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकाई 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? इकाई 7 के अंतर्गत आपको पढ़ना है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है संकेतक। संकेतकों में खास करके इकोनॉमिक संकेतक कुछ हैं, कुछ सोशल सामाजिक हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल हैं, यानी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इकाई नंबर 7 से। अगली इकाई है आपकी 8वीं इकाई है, और लास्ट इकाई में आपको ज्योग्राफी की पेपर 1 में क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है नीड्स फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। मतलब कि भारत में क्षेत्रीय नियोजन की जो आवश्यकता है, जो एक प्रकार से क्यों आवश्यकता है भारत में रीजनल प्लानिंग की, तो उसके बारे में। भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता कितनी है, क्यों है, और एक प्रकार से
ये आवश्यकता क्यों होनी चाहिए और अन्य देश के लिए है या नहीं है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं को जानने का प्रयास हम करेंगे। इसके अलावा 5 ईयर जो है प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स का मतलब होता है जो खास करके पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई नहीं गई थी, अच्छा पंचवर्षीय योजनाएं आप इकोनॉमी के क्षेत्र में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी, और आप ज्योग्राफी में भी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोगों को जानना है जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में एंड रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग मतलब क्षेत्रीय योजना है, क्षेत्रीय नियोजन के बारे में जानेंगे। स्थानीय योजना है, स्थानीय प्लानिंग जो होती है उसके बारे में। फिर इसके अलावा मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया, मल्टी लेवल प्लानिंग मतलब क्या होता है, बहुस्तरीय योजना। बहुस्तरीय योजना का मतलब क्या होता है, भारत में चूंकि बहुस्तरीय योजना होती ही है, चूंकि भारत एक प्रकार से आप देखिए विविधता में एकता को स्थापित करने वाला देश है, तो ऐसी स्थिति में भारत में बहुस्तरीय योजना आना परम आवश्यक है। तो भारत में जो बहुस्तरीय योजना है, कई स्तर को अपने में समेटी हुई योजनाएं जो चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप जो है क्षेत्रीय भूगोल में इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही एक प्रकार से जटिल टॉपिक जरूर होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सरल से सरल तरीके को समझाने का प्रयास, सरल से सरल तरीके में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये है आपका सिलेबस भैया, ठीक है, BA 5th सेमेस्टर का पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 मतलब रीजनल ज्योग्राफी का। पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो इसके सिलेबस के बारे में हम 1-2 दिनों में इसकी भी वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग इसको लेकर के तैयार रहिएगा, ठीक है। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से जियोग्राफी से पहले यानी इस वीडियो से पहले आप लोगों ने देखा होगा हिंदी का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैं दे चुका हूँ। इंग्लिश का सिलेबस मैं दे चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आज ही इंग्लिश का सिलेबस 8 बजे से लाइव था, वो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि सोशोलॉजी का पेपर 1 का सिलेबस हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का सिलेबस हो चुका है, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का सिलेबस मैं दे चुका हूं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इन सभी का सिलेबस अवेलेबल करवा दिया है, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गया होगा। और पेपर 2 के सिलेबस मैं हर एक सब्जेक्ट के जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सभी लोगों को एक प्रकार से जिन लोगों की परीक्षाएं हैं 4th सेमेस्टर की, उनको बेस्ट ऑफ लक। होम साइंस का पेपर लगाओ, उसके लिए मॉडल पेपर मैं पहले से दे चुका हूँ, प्ले लिस्ट में या कम्युनिटी में आप देखिएगा, पोस्ट मैं कर दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।